भारतीय इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल फ्रीडम फाइटर दामोदर विनायक सावरकर। आज से मात्र एक सप्ताह बाद इनको लेकर थिएटर में एक फिल्म आ रही है जिसमें लीड रोल में होंगे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा। अब भले ही ये फिल्म अच्छी हो या नहीं, पर एक बार फिर सावरकर को लेकर भारत में लोग दो भागों में बंट चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इन्हें गद्दार मानते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिशर्स को काला पानी से पेटिशन लिखा था। और दूसरे वो लोग हैं जो उन्हें दूसरा गांधी मानते हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जान डाल दी थी, और उनके बदौलत ही लंदन के इंडिया हाउस से कई वीर सपूत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। वो सावरकर ही थे जिनसे ब्रिटिशर्स इतना डरते थे कि उन्होंने उन्हें अरेस्ट करके एक साथ 2 उम्र कैद की सजा सुना दी थी। उन्हें काला पानी भेज दिया था, जहां उनके साथ इतनी प्रताड़ना हुई कि उनका मनोबल टूट गया। पर लोग आज याद क्या रखते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेटिशन लिखा था। यहां तक कि भारत के महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते थे, ये आप खुद उनके भाषण में सुन सकते हैं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। पर इन सब के बावजूद आज भारत की आधी जनसंख्या उन्हें देशभक्त मानती है, तो आधी जनसंख्या उन्हें इसलिए एक गद्दार भी मानती है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म के आगे अपने घुटने टेक दिए थे और अपना कारावास खत्म करने के लिए पेटिशन लिखा था। पर क्या सच में वीर सावरकर एक गद्दार थे? क्या उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से हार मानकर उनकी गुलामी करने का फैसला किया था? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्यों उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है। दोस्तों, वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था और उनके पिता दामोदर पंत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया था और इसके 7 वर्ष बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिता भी चल बसे थे। यानी कि बचपन में ही सावरकर के सर से माता पिता का साया छिन गया था। सावरकर के 2 भाई गणेश बाबाराव व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थी। माता पिता के जाने के बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला था और इसी दुख और कठिनाई की घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा था। बचपन से ही सावरकर पढ़ाकू तो थे ही, साथ ही उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। वही आर्थिक संकट के बावजूद बाबाराव ने उनकी उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया था। इसी वक्त पर विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला का आयोजन किया था और बचपन से ही राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जगानी शुरू कर दी थी। पर सन 1901 में रामचंद्र त्र्यंबक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ तो उनके ससुर जी ने उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया और बाद में 1902 में उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्हें नई पीढ़ी के राजनेता जैसा बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय से काफी प्रेरणा मिली, जो उस समय बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी अभियान चला रहे थे। और यहीं से सावरकर की एक कट्टर देशभक्त बनने की कहानी शुरू हुई।
दरअसल सावरकर बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधाराओं से काफी प्रभावित थे और इसी वजह से उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना काफी कम उम्र में ही कर ली थी। उन्होंने पहले इस ग्रुप को अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया था और इसका नाम मित्र मेला रखा गया, जिसमें वो सभी दोस्त एक छोटे से कमरे में राजनीतिक विचारों पर चर्चा करने के लिए अक्सर मिला करते थे। और यहाँ के दीवारों पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी, नाना साहब, झांसी की रानी, तात्या टोपे और बलवंत फकड़े जैसे फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीर लगा रखी थी। अब शुरुआत में तो उनकी ये मंडली काफी छोटी हुआ करती थी, पर समय के साथ साथ वो जहां जहां पढ़ने गए वहां वहां उन्होंने लोगों को इस समाज का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया था। और इन्हीं के बदौलत उन्होंने साल 1905 आते आते फर्ग्यूसन कॉलेज से अभिनव भारत सोसाइटी की नींव रखी। समय के साथ उनका ये अभिनव भारत नेटवर्क भारत के साथ लंदन में भी काफी फैल गया था और देश भर से क्रांतिकारी युवा इस समाज का हिस्सा बनने लगे थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के नाक में दम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उनकी मुलाकात होती है मदन लाल ढींगरा से, जो उनके व्यक्तित्व के दीवाने थे, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया। और इस प्लान के तहत 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन पहुंचे और उन्होंने सामने से कॉर्जन वायले को गोली मार दी थी, जिसमें कॉर्जन की मौत हो गई। अब भले ही ये गोली लंदन में चली थी, लेकिन इसकी गूंज इससे 7,500 किलोमीटर दूर भारत तक सुनाई दी थी। इस हत्या की साजिश का आरोप ढींगरा के साथ साथ सावरकर पर भी आया। अब इंग्लैंड की पुलिस भी उनके तलाश में लग गई थी, जिसके बाद सावरकर ने अंडरग्राउंड होना ही सही समझा और वो पेरिस चले गए। पर भारत में उनके बड़े भाई गणेश सावरकर को ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया और 8 जून को उन्हें काला पानी की सजा सुना दी गई। पर यहां भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बगावत झेलनी पड़ी और गणेश सावरकर को सजा सुनाने वाले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। और एक बार फिर सावरकर पर इसका इल्जाम आया, यानी कि अब उनकी गिरफ्तारी निश्चित थी। ब्रिटिशर्स ने भी तुरंत उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था और सावरकर का बाहर आने का इंतजार करने लगे थे। अब ऐसी परिस्थिति में सावरकर पेरिस में छिपे रह सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अगर ऐसे ही चलाते रहना है तो उनका वापस इंग्लैंड आना जरूरी था। और इसी सोच के साथ वो जैसे ही इंग्लैंड पहुंचे तो इसकी खबर ब्रिटिशर्स को खुफिया सूत्रों से लग चुकी थी और उन्हें स्टेशन से ही अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद जब उन्हें एसएस मौर्य शिप से भारत लाया गया तो यहाँ वो चुपके से शिप से भाग निकले और तैरकर फ्रांस पहुंच गए, क्योंकि उन्हें ये बेहद अच्छी तरह से पता था कि उन्हें किसी अनजान धरती पर ब्रिटिश ऑफिसर गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। पर इसके बावजूद जब ये मामला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेट पहुंचा तो जज ने ब्रिटिश सरकार के हक में फैसला सुनाते हुए सावरकर को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया था और इस प्रकार सावरकर को अरेस्ट कर भारत लाया गया। अब भारत आने के बाद 4 जुलाई 1911 में ब्रिटिश इंडियन कोर्ट ने सेक्शन 121A आईपीसी के तहत उन्हें 50 साल काले पानी की सजा सुना दी थी। ये पहली बार था जब भारतीय इतिहास में किसी को 2 उम्र कैद की सजा एक साथ ही सुना दी गई थी। इसी से आप ब्रिटिशर्स के अंदर सावरकर के खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं। पर सवाल अब ये आता है कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद वो इतिहास के इतने कंट्रोवर्शियल फिगर कैसे बन गए। आइए अब इसे समझते हैं। जब सावरकर को सजा हुई और उन्हें काला पानी भेज दिया गया, उस वक्त साल 1911 चल रहा था। भारत से दूर बंगाल की खाड़ी के एक छोटे से आइलैंड अंडमान निकोबार पर स्थित ये सेल्यूलर जेल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक दर्दनाक जगह था, क्योंकि यहां आने के बाद शायद ही कोई कैदी वापस
जिंदा भारत लौट पाता था। यहां ना कोई नियम थे और ना कोई कानून। जिस कैदी के साथ ब्रिटिशर्स की जितनी दुश्मनी होती थी, ब्रिटिशर्स उन्हें उतनी ही प्रताड़ना देते थे। और सावरकर के केस में तो चीजें और बदतर थीं। यहां लाते ही उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया था। जितनी यातनाएं बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं दी जाती थी, उनसे कई ज्यादा ये सावरकर को देते थे। उन्हें पूरा दिन कोल्हू में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां वो कड़ी धूप में पूरे दिन इसे गोल गोल घुमाया करते थे। और अगर कहीं वो थककर थोड़ा विश्राम करने लगते तो वहां मौजूद सारे जमादार और पठान उन पर लात घूंसों की बौछार कर देते। और इतनी यातनाओं के बाद उन्हें ठीक से खाने तक नहीं दिया जाता था। कभी कभी तो उन्हें 7 दिन तक भी भूखा रहना पड़ता था। पर ये सब प्रताड़नाओं के बाद भी उनका अपने देश के प्रति प्रेम और वफादारी कम नहीं हुई। उन्होंने यहां रहकर भी कई सारी कविताएं इन काल कोठरियों के दीवारों पर लिख डाली थीं। और अक्सर वो अपने मन को शांत करने के लिए योग भी किया करते थे। पर कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि 50 वर्षों तक यहां रहने के बाद वो जीवित नहीं रहेंगे और फिर उनकी ये शहादत भी बेकार चली जाएगी। और इसलिए उन्होंने यहां से बाहर आने का जुगाड़ ढूंढना शुरू किया। पर क्योंकि यहां से भागना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने लीगल तरीके से यहां से बाहर आने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया था। और इसी के बाद जेल में मिलने वाले कैदियों को मर्सी पेटिशन का अधिकार उन्हें कहीं से पता लगा, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पेटिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को भेजना शुरू किया। कभी वो खुद के लिए पेटिशन लिखते तो वहीं कभी अपने साथियों के लिए। और उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था, क्योंकि इस चीज का हक उन्हें खुद कानून देता था। पर उनका यही पहलू कुछ लोग आज बिल्कुल उलट समझते हैं और उन्हें एक कमजोर इंसान मानते हैं। दोस्तों, उनके इसी मर्सी पेटिशन की वजह से लोग आज उन्हें कायर मानते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मर्सी पेटिशन उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया अधिकार था, जिसकी मदद से वो जेल से बाहर आ सकते थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बार फिर जान डाल सकते थे। पर ब्रिटिशर्स उनसे इतना खौफ खाते थे कि कई मर्सी पेटिशंस लिखने के बाद भी उन्होंने सावरकर को रिहा नहीं किया। और एक बार जब उन्हें रिहा करने को राजी हुए तो भी उन्हें वापस काला पानी से रत्नागिरी के जेल में कई वर्षों के लिए कैद रखा गया। अब जरा आप ही सोचिए, एक कायर इंसान को लेकर क्या ब्रिटिशर्स इतनी सावधानी बरत सकते थे? निश्चित ही उन्हें सावरकर की देशभक्ति का अंदाजा था और इसलिए वो चाहकर भी उन्हें आजाद नहीं करना चाहते थे। पर यह बात आज हम भारतीयों के समझ से बाहर है। यहां तक कि अगर सावरकर को अपने जीवन से इतना ही प्यार होता तो साल 1964 में उन्होंने इच्छा मृत्यु का चुनाव नहीं किया होता। और उस वक्त पर उन्होंने अपनी इच्छा से सारी दवाइयां, खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके अनुसार अब उनके जीने का कोई मकसद बचा ही नहीं था। पर हमें क्या, हम आज भी उनके पेटिशन को लेकर उन्हें एक कायर साबित करने के लिए लगे हुए हैं। उम्मीद है कि शायद अब उन पर बनी फिल्म ही उन्हें न्याय दिला पाएगी। तो ये थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप सावरकर के बारे में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो उन पर आने वाली फिल्म जरूर देखें और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर मारें। जय हिंद, जय भारत।